दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए बिजनेस टिप्स और नॉलेजेबल वीडियोस देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर, मुझे अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो उसके क्या प्रोविज़न है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस क्या हैं, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन फीस क्या है और रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिक्योरिटी फीस क्या है। हर एक चीज़ दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो ये समझना चाहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहले तो दोस्तों हम रिकॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, व्हाट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, बहुत सारे अप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन कर दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इश्यूज आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब उनका ये कहना है कि सर, मैं इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं, बिलो मिडिल क्लास फैमिली हूं। तो इस केस में मैं जिससे भी सपोर्ट मांगता हूं कि मेरा सिलेक्शन पेट्रोल पंप में हो गया है, जो भी कंपनीज हूं, जिससे भी मैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करता हूं, तो हर कोई ये कहता है कि मुझे आप कितना शेयर देंगे अपने पेट्रोल पंप पे। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, किसी और के नाम से हो। ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा भी होता है। बट कुछ ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, सिलेक्शन हो गया है। अब उनको इश्यूज आ रही हैं कि जो उनके कंस्ट्रक्शन करवाने हैं, एनओसीज लेनी है, एलओआई के स्टेज तक पहुंचने पे जो रिमेनिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पे करनी है। तो इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान हैं। तो इस केस में वो किसी से भी मदद मांगते हैं तो सब कोई कहता है कि मुझे आप कितना इसमें शेयर प्रोवाइड करेंगे, कितना मुझे आप शेयर देंगे, कितना पार्टनर बनाएंगे। तो इसी को दोस्तों देखते हुए कंपनी ने ये रूल निकाला है। कंपनी का एक नॉर्म्स है कि कोई भी बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो हो सके, एंटरप्रेन्योर जो भी है वो अच्छे से अपना बिजनेस कर सके, तो इसके लिए वो पार्टनर्स बना सकता है अपने उस एलओआई पे, अपने उस एलओआई पे पार्टनर्स इंडक्ट कर सकता है। यह फिर दोस्तों बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि जो एलओआई होल्डर है उनकी डेथ हो गई है, तो इस केस में क्या करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन कैसे करें। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है हिंदी में पुनर्गठन, मतलब उस एलओआई के अगेंस्ट जो प्रोपराइटर है या पार्टनर है उसमें मेंबर्स कम या ज्यादा किए जा सके, ये होता है पुनर्गठन, फिर से उसका गठन करना। ये होता है दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों हम देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से स्टेजेस पे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है जितने भी पेट्रोल पंप डीलर हैं सभी के लिए, या फिर जो भी पेट्रोल पंप डीलर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑप्शन दिया गया है वो दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों एलओआई स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलओआई स्टेज, मतलब ऐसे कंडीशन पे जब लेटर ऑफ इंटेंट आपको, ऐसी सिचुएशन पे जब आपको
एलओआई मिलता है उस कंडीशन पे आप कोई भी पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके क्या प्रोसेस होते हैं उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलओआई स्टेज, जब आपकी एलओआई होती है उस स्टेज पे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनके क्या कंडीशंस हैं, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, एक और रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन डीलरशिप। जो भी डीलरशिप कमीशन हो गया है, जो भी डीलरशिप चल रहा है, ठीक है, उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रोसेस है और इसमें कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल कंडीशंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के टाइम कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको फुलफिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो जनरल कंडीशंस को देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सबसे पहला कंडीशन क्या है, एलओआई स्टेज पे अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसको समझना जरूरी है। पहला, जो भी इनकमिंग पार्टनर है, जिसको भी आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो डीलर सिलेक्शन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब कि उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर द गाइडलाइन होनी चाहिए। एज उनकी जो भी होनी चाहिए वो 21 से 60 के बीच में होनी चाहिए। उनका क्वालिफिकेशन तो मिनिमम 10th होना चाहिए। जो पर्सनल एलिजिबिलिटीज होती हैं दोस्तों, जो पर्सनल एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया होती हैं डीलर चयन की रिगार्डिंग, वो होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बात आता है दोस्तों कि शुड फुलफिल द मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म और फैमिली यूनिट। वहां पे दोस्तों अगर कोई फैमिली यूनिट से है तो उसकी फैमिली यूनिट जिस तरह से सिलेक्शन गाइडलाइन में डिफाइन की गई है उसी तरह से होनी चाहिए। वो फैमिली मेंबर हो, फैमिली मेंबर में कौन कौन आते हैं, उनके लीगल हायर्स हों, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दोस्तों दी गई हैं। और इसके साथ क्या है, आइए इसको हम देखते हैं। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन अ मीटिंग बाय ऑयल कंपनी टू ऑल इनकमिंग एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर। दोस्तों अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में ही जो उनके फैमिली के नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, उनके लीगल हायर्स हैं या फिर लीगल हायर्स के बच्चे हैं, तो इस केस में अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो उससे पहले एक मीटिंग की जाती है जिसमें जितने भी इनकमिंग आने वाले पार्टनर होते हैं वो, और साथ में ही जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो, ये सारे लोग मिलकर दोस्तों एक करते हैं मीटिंग। उस मीटिंग में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये डिसाइड करती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल अगर वो करते हैं तो ये डिसीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास होता है कि वो जिसको आपने प्रपोज्ड किया है इनकमिंग पार्टनर के लिए, कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। उनकी अपनी स्वायत्ता होती है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं, अगर कोई इशू हुआ तो उसको भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दोस्तों एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिना एप्लीकेशन फी के आप जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो फॉर्म्स होते हैं जिसको आपको फिलअप करना होता है और किस केस में करना होता है, एलवाई स्टेज पे कैसे करना होता है और कमीशन स्टेज पे कैसे करना हो, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो सबसे बड़ा मैटर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलओआई स्टेज। तो दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन जो एलओआई स्टेज पे होना है उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या रूल्स हैं, इन चीजों को समझना जरूरी है। तो दोस्तों एलवाई स्टेज पे अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो इनके कुछ कंडीशंस होते हैं, उनको समझना जरूरी है। पहला, इसमें दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलओआई स्टेज, दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया है कि अगर दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीलर रिटेल आउटलेट डीलरशिप, ये क्या है दोस्तों, अगर आप रिटेल आउटलेट के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो एक बार हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक बार हो सकती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ एंड इनकैपिटेशन एट एलवाई स्टेज। मतलब एलवाई स्टेज पे दोस्तों एक बार आपको ये मौका दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ एंड इनकैपिटेशन, मृत्यु और असहाय होने की कंडीशंस को छोड़ के। इन केस आपने
रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लिया और फिर किसी के डेथ हो जाती है और या फिर इनकैपिटेशन की सिचुएशंस आ जाती हैं, तो इस केस में भी दोस्तों आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पहला केस तो दोस्तों ये है। दूसरा क्या कहता है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बाय प्रोपराइटर पार्टनर एट एलवाई स्टेज। दोस्तों सपोज दैट कोई पार्टनर है, कोई प्रोपराइटर है, वो दोस्तों अगर अपने प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप से रेजिग्नेशन कर देता है, इस केस में क्या होगा, जो एलवाई होगा, लेटर ऑफ इंटेंट होगा, वो क्या होगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल एलॉटी ऑब्लिक ऑल पार्टनर्स एट एलवाई स्टेज। अब क्या है, तीसरा केस क्या कहता है दोस्तों, कि अगर सपोज दैट ऐसा होता है कि जो सोल प्रोपराइटर है या फिर जो या फिर जिसको ये पेट्रोल पंप अलॉट हुआ है, एलवाई जिसको मिली है उसको, या फिर कोई पार्टनरशिप में है तो सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, इस केस में क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन विल बी अलाउड इन फेवर ऑफ लीगल हायर्स। तो इस केस में दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन अलाउ है जो उनके लीगल हायर्स होंगे या फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है। और दोस्तों इफ देयर इज नो लीगल हायर्स हैव एक्सप्रेस अनविलनेस द एलवाई शैल बी कैंसिल्ड। दोस्तों अगर किसी केस में कोई ऐसा है कि जिसके पास लीगल हायर्स नहीं है, उनका उत्तराधिकारी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी फैमिली नहीं है, या फिर किसी के पास है भी और अगर वो असमर्थ होते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, तो इस केस में दोस्तों द एलवाई शैल बी कैंसिल्ड। इस केस में एलवाई जो होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स एट एलवाई स्टेज। सपोज दैट दोस्तों कि किसी भी एलवाई पे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनमें से एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है, इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन अलाउ होता है। क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन विल बी अलाउड इन फेवर ऑफ लीगल हायर्स। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन अलाउ होगा उनके लीगल हायर्स के बीच में, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनके बीच में, एंड जो सर्वाइविंग पार्टनर मतलब जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके साथ, ठीक है। तो इस केस में सपोज दैट दो पार्टनर हैं, एक के जो उत्तराधिकारी होंगे वो और दूसरे जो पार्टनर हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है जिसकी डेथ हुई है, या फिर कोई है, या फिर कोई उत्तराधिकारी है वो अनविलनेस देता है, मतलब वो नहीं करना चाहता है, इस केस में जो भी सर्वाइविंग पार्टनर होगा, मतलब जो भी बचा हुआ पार्टनर होगा, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है और अपनी डीलरशिप को चला सकता है, ठीक है। ये चीजें दोस्तों बहुत ही जरूरी है समझने वाली। आइए आगे हम देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ इनकैपिटेशन ड्यू टू सीरियस इलनेस एक्सीडेंट ऑफ एलवाई होल्डर। दोस्तों किसी केस में अगर जो एलवाई होल्डर है वो इनकैपिटेशन के केस में चला जाता है, मतलब वो असमर्थ हो जाता है किसी गंभीर बीमारी की वजह से, या फिर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, या फिर वो पैरालाइज हो जाता है, इस केस में क्या है दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, ठीक है। इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों उनके जो लीगल हायर्स होंगे, उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे और जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर दोस्तों इन केस द रिकैप्टेड एलवाई होल्डर पर्सन विशेस टू एग्जिट मे इट मे बी परमिटेड। अगर दोस्तों इस केस में ऐसा होता है कि जो इनकैपिटेड है वो अपना एलवाई से एग्जिट करना चाहता है, तो वह एलवाई से एग्जिट कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है, ठीक है। अब जो लास्ट आता है दोस्तों वो सिक्स्थ है, मतलब सिक्स्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे सभी लोगों की निगाह है, सभी लोग इंडक्शन ऑफ आउटसाइड पार्टनर पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस चीज को समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों के एक ही क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं मेरे पास आउटसाइड पार्टनर के। तो आउटसाइड पार्टनर की क्या कंडीशंस हैं इनको हम समझते हैं। आउटसाइड पार्टनर भी आप इंडक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ 1, 3, 4 एंड 5 एबव, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, पहला केस, तीसरा केस और चौथा केस। सब्जेक्ट टू सच रिकॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया इंक्लूडिंग रिटेंशन ऑफ मिनिमम 55% शेयर बाय द ओरिजिनल एलॉटी। इसके साथ ही दोस्तों सभी वो कंडीशंस फॉलो होने चाहिए जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं। रिटेंशन ऑफ मिनिमम 55% शेयर बाय द ओरिजिनल एलॉटी, एक यहाँ पे कंडीशन है, एक यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है कि जो भी ओरिजिनल एलॉटी होगा
जो भी ओरिजिनल अलॉटी होगा उसके पास 51% का शेयर होगा। जो इनकमिंग पार्टनर होंगे उनके पास जो शेयर होगा वो शेयर होगा 49% का। ठीक है, जो भी बाहर से पार्टनर आएगा उसके पास शेयर होगा 49% का, और जिसके पास एलवाई होगा उसका शेयर रहेगा 51%। ये दोस्तों आउटसाइड पार्टनर का सबसे बड़ा कंडीशन है। बट दोस्तों ये एससी और एसटी के केस में नहीं होता है, इस चीज को आप समझिए। अगर कोई आउटसाइड पार्टनर एससी और एसटी की कंडीशंस में आता है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर एससी और एसटी की कंडीशन में आता है, उस केस में क्या है दोस्तों कि जो भी आउटसाइड पार्टनर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ 25% का शेयर दिया जाएगा। बाकी जो ओरिजिनल अलॉटी है उसके पास एटलीस्ट 75% का शेयर रहेगा। अप टू 25% शेयर आपको मिल सकता है जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, आई थिंक दोस्तों ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब आइए हम इसका देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोस्तों समझते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट स्टेज। एलओआई स्टेज पे इसके क्या प्रोसेस हैं इसको हम समझते हैं। इनके दोस्तों कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, उनके अपने फॉर्मेट्स हैं। उनमें जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स एनेक्चर A1, B1 एंड C1, और एक स्टैंडर्ड एफिडेविट है वो D1, ये आपको करके देना होता है। ये अप्लाई करने के बाद दोस्तों जो भी कंसर्न ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है इसकी स्क्रूटनी करती है। ठीक है, उस स्क्रूटनी में दोस्तों जितने भी पार्टनर और आउटसाइड पार्टनर्स हैं उनकी अपनी सारी डिटेल्स को सबमिट करनी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन टू एप्लीकेंट। इसके बाद दोस्तों विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो भी एप्लीकेंट होता है उनके साथ कम्युनिकेशन करती है। अगर उनका जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें कुछ कमी है तो उसको वो बताएगी कि आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर दोस्तों उनको रिजेक्ट करना है तो विद इन 10 डे वो रिजेक्ट करेंगे। अगर अप्रूव करना है तो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर एलवाई स्टेज पे आपने एप्लीकेशन किया है, स्क्रूटनी हो गई है और आपके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो कम्युनिकेशन हो गया है, इस केस में फिर जो है जिनका अप्रूवल हो जाता है उनका मीटिंग विथ एग्जिस्टिंग ऑब्लिक इनकमिंग एलवाई होल्डर्स। ठीक है, यहां पे दोस्तों क्या है, अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जितने भी आने वाले पार्टनर हैं और जितने भी पुराने पार्टनर हैं उनके साथ दोस्तों एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी मीटिंग करती है। ठीक है, उस मीटिंग में जो भी अप्लीकेंट होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है, या जो भी इनकमिंग पार्टनर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों उसको लेके जाना होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, फिर कुछ उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो फैमिली मेंबर से हैं, वो उनके लीगल हायर्स हैं या फिर आउटसाइड पार्टनर हैं, तो उनके सारे कंडीशंस को ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो उनके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को सारे मीट करते हैं। अगर वो सारे पैरामीटर्स मीट करते हैं, इस केस में दोस्तों आगे अप्रूवल दिया जाता है। अगर दोस्तों मीटिंग की कंडीशन में ऑयल मार्केटिंग के जो ऑफिसर्स होंगे उनकी मीटिंग की कंडीशन में कुछ जो अगर डिफिशियंसीज पाई जाती हैं या फिर वो सुटेबल नहीं है अप्रूवल के लिए, इस केस में दोस्तों डिस्पोजल ऑफ प्रपोजल हो जाता है। जो भी आप प्रपोजल देते हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों वो अप्रूव होता है तो यहां पे दोस्तों है टाइमलाइन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलवाई स्टेज। कितना, 90 डेज में ऑल प्रपोजल्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एट एलवाई स्टेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ कंप्लीट प्रपोजल। दोस्तों जिस दिन आपने वो प्रपोजल डाला है, जिस दिन आपने वो प्रपोजल किया है, उसके 90 डेज में ही उस केस को फाइनल करना होता है। ये कंपनी की कुछ अपने टाइमलाइन है, गाइडलाइन है कि विद इन अ गाइडलाइन, विद इन अ टाइमलाइन उनको कंप्लीट करना है। अब यहां पे बात करें तो दोस्तों एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस भी जाती है। ये दोस्तों जाती है 25,000 रुपए इन फॉर्म ऑफ डीडी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जाती है। जो भी कंपनी के लिए आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसके नाम से जाएगी और पेएबल उनका टेरिटरी ऑफिस या डिविजनल ऑफिस होता है। दोस्तों इसकी कुछ जानकारी के लिए आप अपने सेल्स ऑफिसर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डिविजनल ऑफिस या टेरिटरी ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वहां पे नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी
रिकॉन्स्टिट्यूशन फीस जो है वो कितनी होती है, जो दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, ठीक है, जो भी गाइडलाइन में दिया गया है, जितना भी सिक्योरिटी होता है, जैसे कहीं कहीं पे 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो जिसकी जितनी सिक्योरिटी होती है उतना आपको यहाँ पे नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी आपको सबमिट करना होता है। ये है दोस्तों एलवाई स्टेज पे प्रोसेस, कि आप कैसे एलवाई स्टेज पे रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अगर कोई पेट्रोल पंप ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई पेट्रोल पंप ऑलरेडी चल रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन डीलरशिप, मतलब जो कमीशन है, जो ऑलरेडी कमीशन हो चुका है उसमें चल रहा है, तो इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। इसमें दोस्तों जो पहला पैरामीटर होता है, बिफोर 3 ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ डीलरशिप, अगर 3 साल के पहले आप कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन विल बी परमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ माइनॉरिटी पार्टनर्स इंक्लूडिंग आउटसाइड पार्टनर। मतलब इसमें दोस्तों जो भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं 3 साल से पहले, वो इंक्लूडिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं और आउटसाइड पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में दोस्तों जो भी आएगा उन पे रिस्ट्रिक्शन होगा कि 49% तक ही उनको शेयर मिलेगा, और अगर एससी और एसटी कंडीशन है, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 25% का प्रोविजन है। आफ्टर 3 ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ अ डीलरशिप, अगर दोस्तों डीलरशिप के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस केस में क्या है कि जो भी इनकमिंग पार्टनर है वो, इस पे दोस्तों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है कि 49% का ही बनाना है। इस केस में दोस्तों अपना 100% भी वो दे सकते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे केसेस में कि कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप कोई और चला रहा था, उसका मालिक कोई और था, लेकिन बाद में कोई और हो गया। तो ये दोस्तों होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब 3 साल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उन रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर एससी नहीं है, वो जो डीलर है, वो जो डीलरशिप है वो एससी का नहीं है, ओपन या फिर ओबीसी कैटेगरी के है, तो इस केस में दोस्तों आप 100% दूसरे को दे सकते हैं और अपना पूरा शेयर होल्डर दे सकते हैं या 10% दे सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। बट अगर वो एससी एसटी केस है तो उसमें 25% ही कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स की। रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर्स, दोस्तों अगर कोई पार्टनर जो है वो रेजिग्नेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। द सोल प्रोप्राइटर ऑल पार्टनर कैन रिजाइन फ्रॉम द dealership after 3 years of holding dealership and transfer his her their shareholder in favor of family existing partner outside partner, ठीक है। तो इस केस में क्या है दोस्तों, अगर कोई पार्टनर है, कोई सोल प्रोपराइटर है, वो रिजाइन देना चाहता है तो रिजाइन दे सकता है। वो रिजाइन दे के अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फैमिली यूनिट को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को, आउटसाइड पार्टनर को पूरा वो दे सकता है। इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है। बट ये दोस्तों एससी एसटी केस में नहीं है, हैविंग आउटसाइड पार्टनर। अगर वो आउटसाइड पार्टनर है तो इस केस में एससी एसटी के लिए फॉलो नहीं करता है। डेथ ऑफ सोल प्रोपराइटर ऑल पार्टनर, दोस्तों अगर किसी केस में जो पार्टनर है या प्रोपराइटर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि जो भी आने वाला, वो चाहे फैमिली उनके लीगल हायर्स हों, उनकी फैमिली हो, इस केस में वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर डेथ की कंडीशन में दोस्तों अगर कोई आउटसाइड पार्टनर आता है, समझ रहे हैं आप, डेथ की कंडीशन में अगर कोई आउटसाइड पार्टनर आता है, द पार्टनर विल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 49% टिल अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। डेट ऑफ कमीशनिंग से 3 ईयर्स तक उसको 49% का ही शेयर मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में भी आउटसाइड पार्टनर आ सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा कि उसकी 49% की ही शेयर होगी आफ्टर 3 ईयर ऑफ कमीशनिंग, ठीक है। इफ देयर इज नो लीगल हायर्स, अगर कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो इस केस में दोस्तों जो पार्टनर होगा या फिर जो उनके मेंबर्स हैं वो ऐतराज करते हैं, अनविलिंगनेस देते हैं, आपत्ति करते हैं, तो इस केस में जो एलवाई होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां पे एक फैसिलिटी और अवेलेबल है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है या कोई ऐसा डीलर है जो इसको ऑलरेडी चला रहा है, डीलरशिप को चला रहा है, तो इस केस में दोस्तों वो एक नॉमिनेशन फॉर्म भी होता है, उसको फिलअप करके अपनी कंपनी में दे सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम पे उनके जो भी लीगल हायर्स होंगे उनमें कोई विवाद नहीं होगा, उनमें कोई परेशानी नहीं होगी। सपोज दैट कोई एक पार्टनर है जिसके 3 बच्चे हैं, अब उन बच्चों में आपस में विवाद हो गया कि नहीं मैं बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा, और इस केस में क्या होता है, डीलरशिप टर्मिनेट हो जाती है, कोई भी नहीं बन पाता है।
तो दोस्तों अगर आप डीलरशिप चला रहे हैं तो आप ये एनेक्चर E2 दे सकते हैं, जिससे ये प्रूफ होगा नॉमिनेशन के लिए किसी एक पर्सन को आपने दे दिया है, कंपनी उसी नॉमिनेशन के बिहाफ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन कर देती है और उसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है। ठीक है। अगर दोस्तों डेथ ऑफ पार्टनर्स, सपोज दैट किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इस केस में दोस्तों वो अपने फैमिली, उनका जो भी फैमिली होगा उससे वो इंडक्ट कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। अगर उनका कोई देयर इज नो लीगल हायर, अगर उनका कोई लीगल हायर नहीं है, हैव एक्सप्रेस, अगर है भी, अगर वो एक्सप्रेस अनविलनेस, अगर वो आपत्ति करता है कि मैं नहीं चलाना चाहता हूं, द डीलरशिप शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद सर्वाइविंग पार्टनर। मतलब दोस्तों जो बचे हुए पार्टनर है उनके साथ वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है इनकैपिटेशन ड्यू टू सीरियस इलनेस एक्सीडेंट ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ पार्टनर। दोस्तों जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि पहले के केस में एट द स्टेज ऑफ LOI, इसमें भी दोस्तों सेम है, द डीलरशिप में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद फैमिली, उनके अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं, और विथ आउटसाइड पार्टनर, आउटसाइड पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं इनकैपिटेशन के केस में। इन केस ऑफ इनकैपिटेशन प्रोप्राइटर पार्टनर विश टू एग्जिट, इट मे बी परमिटेड इवन विद इन 3 years ऑफ कमिशनिंग द डीलरशिप। अगर दोस्तों अगर वो इनकैपिटेड हैं, अगर वो हटना चाहते हैं तो वो हट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों इसमें देखते हैं कि इनके क्या प्रोसेस हैं और कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, हर एक चीज दोस्तों हम देखते हैं। तो पहला देखते हैं तो प्रोसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन डीलरशिप। जो भी कमीशन डीलरशिप है उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उनके लिए दोस्तों सबसे पहले वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रपोजल देना पड़ेगा। प्रपोजल देने का जो फॉर्मेट है वो जो है दोस्तों एनेक्चर A2, B2 और C2 है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड एफिडेविट होता है D2, ये देना पड़ेगा। फिर से वही सेम प्रोसेस दोस्तों की स्क्रूटनिंग होगी, कंपनी उसको स्क्रूटनी करेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, सारी चीजें करेगी, और जो आपने प्रपोजल भेजा है उसके बाद दोस्तों विद इन 10 days उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कमियां होंगी, उसको शॉर्ट कमिंग करेंगी, उनको आपको बोलेंगे इसको सही कीजिए, या फिर रिजेक्शन करना होगा तो रिजेक्शन करेंगे, अप्रूवल करना होगा तो अप्रूवल करेंगे। अगर दोस्तों अप्रूवल होता है तो इस केस में क्या होगा, मीटिंग विद एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। तो जो भी वहां के ऑफिसर्स होंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, वो सारे पैरामीटर्स देखेंगे जो उनको देखना है, उनके जो आने वाले पार्टनर हैं उनकी क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर वो लीगल हायर्स हैं तो लीगल हायर्स हैं कि नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों एक मीटिंग होगी। अगर वो दोस्तों मीटिंग सक्सेसफुल होती है, ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइमलाइन है, वो 90 डेज में होना है। ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। ठीक है, 25,000 की। एक्सेप्ट ऑफ इंडक्शन ड्यू टू डेथ, इनकैपिटेशन, SC/ST कैटेगरी इंक्लूडिंग सेम कंडीशन। मतलब दोस्तों कि अगर कोई डीलरशिप है उसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो चुकी है, ठीक है, अगर डेथ की केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, या फिर उनकी सीरियस इलनेस की वजह से हो रहा है, या फिर SC/ST कैटेगरी है और सेम कैटेगरी के हैं, तो इस केस में उनको जो ये प्रोसेसिंग फीस है वो नहीं देना पड़ता है। बट हाँ, जो आउटसाइड पार्टनर है उनके लिए है। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके लिए भी है। नॉन रिफंडेबल रिकॉन्स्टिट्यूशन फीस इक्विवेलेंट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट एज applicable to the category of dealership defined under the selection guideline। लेकिन इसमें भी दोस्तों वही सेम कंडीशन है, एक्सेप्ट इंडक्शन ड्यू टू डेथ, इनकैपिटेशन, SC/ST कैटेगरी इन सेम। ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा केस भी होता है कि जिनकी एज 60 हो गई है, तो वो अपने फैमिली को उसको जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन करके उनको अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, उस LOI में उनको ऐड करना चाहते हैं, या फिर अब उनकी कुछ ऐसी स्थिति नहीं रही कि वो नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर सकते हैं, इस केस में भी दोस्तों फीस, जो सिक्योरिटी फीस है वो देने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आउटसाइड के लिए है, जो बाहर से आएगा उसके लिए ये देना मैंडेटरी है। ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर फ्लैश पे शो कर रहा है। और साथ ही दोस्तों ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये 2018 की इनके जो गाइडलाइन है वो मैंने बताया है। अगर इसमें कोई अपडेशन होता है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के अपडेशंस के बारे में मुझे नहीं पता है। 2018 के जो भी इनके गाइडलाइन थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। हाँ दोस्तों, इसकी ब्रीफ जानकारी के लिए आप अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें, अपने डिविजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें, टेरिटरी ऑफिस से कांटेक्ट करें, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए तब जाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब